नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान की गैस फील्ड पर इजरायली हमले ने मिडिल ईस्ट की जंग को और भड़का दिया है। ईरान आग बबूला हो गया है। उसने खाड़ी देशों में मौजूद ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है, जिसके बाद पूरा क्षेत्र धुआं धुआं हो गया है। इजरायल ने इस ताजा हमले के साथ खुद को ही मुसीबत में डाल दिया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले की निंदा कर रहे हैं। वहीं ईरान के तेवर सख्त हो गए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने साफ कह दिया है कि इजरायल को चुकानी पड़ेगी कीमत, इंसाफ होकर रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान की न्यूक्लियर नीति में बदलाव की कोई संभावना नहीं है और जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नया नियम जरूरी होगा। तो कैसे इस क्षेत्र में बिगड़ते जा रहे हैं हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान बना अमेरिका के लिए खतरा, खुफिया विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तुलसी गबार्ड के बयानों ने बढ़ाई भारत की चिंता। एप्स्टीन फाइल्स विवाद पर अमेरिकी संसद में हंगामा, डेमोक्रेट सांसदों ने सदन से किया वॉकआउट। डेमोक्रेट्स के निशाने पर अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग पर लगा ब्रेक, एक हफ्ते के सीज फायर पर बनी सहमति। सऊदी अरब और तुर्की के दबाव में आया पाकिस्तान। और चलते चलते में देखेंगे समुद्र से निकला 1 करोड़ साल पुराना खजाना, वैज्ञानिक भी रह गए दंग। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्यूबा की मदद के लिए आगे आया चीन, सौर ऊर्जा की दी पेशकश। अमेरिका की नाकेबंदी और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा क्यूबा। ईरान युद्ध के खिलाफ इस्तीफा देने वाले अमेरिकी अधिकारी जोसेफ कैंट के खिलाफ जांच शुरू, खुफिया जानकारी लीक करने का शक। राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाया था इजरायल के दबाव में जंग शुरू करने का आरोप। 20 मार्च को राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे आम चुनाव के नतीजे, जिसके बाद शुरू होगी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया। नेपाल के चुनाव आयोग ने की घोषणा, आरएसपी के बालेन शाह बन सकते हैं प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में ब्लैकआउट जैसे हालात, गहराते ऊर्जा संकट के बीच शहबाज सरकार का बड़ा फैसला। 23 मार्च को राष्ट्रीय दिवस पर होने वाले सैन्य परेड और उससे जुड़े समारोह भी हुए रद्द। तो मिडिल ईस्ट की जंग अब बेहद खतरनाक रूप लेती नजर आ रही है। इजरायल ने पहले ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया और अब उसके निशाने पर उसकी गैस फील्ड्स आ गई हैं। जी हां, इजरायल ने ईरान के पार्स नेचुरल गैस फील्ड पर हमला बोला है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले में गैस टैंकों और रिफाइनरी के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। गौर करने वाली बात यह है कि पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का हिस्सा है, जिसे ईरान कतर के साथ शेयर करता है। ऐसे में अब ईरान का रुख और ज्यादा सख्त हो गया है। उसने अपने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों के तेल और गैस क्षेत्रों पर मिसाइलें दागी है, जिसमें कतर में स्थित दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एलएनजी सप्लाई सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर के गृह मंत्रालय ने रास लफान में आग लगने की सूचना दी। इसी शहर में दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन सुविधा मौजूद है। वहीं कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी में भी आग लग गई। इस पूरे घटनाक्रम को युद्ध के दौरान एक बड़े एस्केलेशन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सफाई भी आई है। उनका कहना है कि हम इजरायल के इस कदम का समर्थन नहीं करते हैं। इस पैमाने की हिंसा और तबाही की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका ईरान के भविष्य पर दीर्घकालिक असर पड़ेगा। अमेरिका को इस हमले के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब ईरान की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में इजरायल दोबारा हमला नहीं करेगा। यानी इजरायल का यह हमला उस पर ही बैकफायर करता नजर आया, क्योंकि ट्रंप ने तो इस पर नाराजगी जाहिर की ही। साथ ही सऊदी अरब, फ्रांस और दूसरे कई देशों ने भी इजरायल के हमले पर ऐतराज जताया है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों से ही फोन पर बात की और एनर्जी और पानी जैसे ठिकानों पर हमले तुरंत रोकने की अपील की, जिस पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भड़क गए। उन्होंने मैक्रो के रुख की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मैक्रो ने ईरान पर इजरायल और अमेरिका के युद्ध की निंदा में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने तब भी इजरायल की निंदा नहीं की जब उसने तेहरान में ईंधन भंडारण को उड़ा दिया, जिससे लाखों लोग विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आ गए। उनकी मौजूदा चिंता इजरायल की तरफ से हमारी गैस सुविधाओं पर किए गए हमले के बाद नहीं, बल्कि हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आई है। दुखद। यही नहीं, जिस तरह इजरायल ईरान की टॉप लीडरशिप को मारने पर अड़ा हुआ है, उसे लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का भी बयान आया है। उन्होंने इजरायल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हर खून की एक कीमत होती है, जिसे अमेरिका और इजरायल को चुकानी ही पड़ेगी।
आतंक के ऐसे काम सिर्फ दुश्मनों की दुश्मनी को दिखाते हैं और इस्लामी राष्ट्र के इरादों को और मजबूत करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। दरअसल ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के चीफ अली लारिजानी की मौत के बाद उसके इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब की मौत की भी पुष्टि कर दी गई है। ऐसे में पूरे देश में शोक का माहौल तो है ही, साथ ही ईरानी जनता का गुस्सा भी उबाल मार रहा है। वहीं तेहरान के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत अमीर सईद इरावानी ने सुरक्षा परिषद को खत लिखकर आरोप लगाया है कि वो टॉप ईरानी अधिकारियों की जान लिए जाने पर चुप्पी साधे हुए है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने अमेरिका की ईरान के खिलाफ चल रही जंग की निंदा करने की अपील की है और कहा है कि यह अमेरिकी जनता की जंग नहीं है और इसका विरोध करना हर जागरूक नागरिक और अधिकारी का कर्तव्य होना चाहिए। ईरान न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि मैदाने जंग में भी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ डट कर खड़ा है। वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी जमकर बमबारी कर रहा है। ऐसे में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई गल्फ देशों की बैठक के बाद 12 देशों ने ईरान से हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है, क्योंकि इसका असर दुनिया भर की तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। इस जलमार्ग को खुलवाने की अमेरिकी राष्ट्रपति की अब तक की तमाम कोशिशें फेल हो चुकी है। ऐसे में अब ट्रंप प्रशासन मध्य पूर्व में अपने अभियानों को और मजबूत करने के लिए हजारों अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के खार्ग द्वीप पर सेना भेजने की संभावना पर भी विचार किया है। इस बीच यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का सुरक्षित गुजरना यूरोप की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ईरान तेल और गैस जैसे बुनियादी ढांचों पर हमले बंद करे। यूरोप इस रास्ते को खुला रखना चाहता है। वहीं नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने भी कहा है कि नेटो के सदस्य देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए सामूहिक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में यह जंग मिडिल ईस्ट को किस तरह बदलती है। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान का दबदबा खत्म हो जाएगा या इस जंग में अमेरिका को हार मिलेगी? और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे की। तो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी डीएनआई तुलसी गबार्ड ने देश के लिए खतरा बनने वाले देश और उनकी ताकतों को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बेहद गंभीर मानी जा रही है बल्कि ये भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। दरअसल गबार्ड ने पाकिस्तान समेत 4 देशों को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़े परमाणु खतरे हैं। पाकिस्तान ऐसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप कर रहा है जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम भी शामिल हो सकती है। ये मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक हथियारों के साथ सीधे अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है। इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 2035 तक ये संख्या बढ़कर 16,000 से ज्यादा हो जाएगी, जो कि अभी के अनुमानित आंकड़े यानी लगभग 3,000 से काफी ज्यादा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान का लंबी दूरी की मिसाइलों पर काम करना चिंता का विषय है। अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि पाकिस्तान पारंपरिक और परमाणु पेलोड ले जाने वाले एडवांस सिस्टम पर रिसर्च कर रहा है। यह विकास अमेरिका की मौजूदा मिसाइल डिफेंस प्रणाली को चुनौती देने या उसे बाईपास करने की क्षमता रखने वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल करता है। और तुलसी गबार्ड यही नहीं रुकी, उन्होंने अन्य देशों को लेकर भी चौंकाने वाले खुलासे किए। गबार्ड ने आगे कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु और पारंपरिक पेलोड से लैस कई नवीन, उन्नत या पारंपरिक मिसाइल वितरण प्रणालियों पर शोध और विकास कर रहे हैं, जो हमारे देश को खतरे की जद में ला सकते हैं। उत्तर कोरिया की मिसाइलें तो पहले से ही अमेरिकी जमीन तक पहुंचने की क्षमता रखती है। उत्तर कोरिया रूस और चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। चीन और रूस को सबसे एक्टिव खतरों के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों का भी वो बचाव करती नजर आई। तुलसी गबार्ड ने ईरान को लेकर दावा किया कि ईरान अपनी स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2035 से पहले सैन्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली आईसीबीएम विकसित कर सकता है। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुई जंग पर भी उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों की वजह से परमाणु संघर्ष का खतरा बना हुआ है, क्योंकि पहले भी इन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच टकराव हुए हैं, जिससे तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हुआ है। पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने संघर्ष को भड़काने वाले आतंकवादी हमलों के खतरों को उजागर किया है।
हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से हालिया परमाणु तनाव कम हुआ है और हमारा आकलन है कि कोई भी देश खुले संघर्ष में नहीं लौटना चाहता है, लेकिन आतंकवादी तत्वों के लिए संकटों को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियां मौजूद है। यानी उन्होंने ट्रंप के दावे पर मुहर तो लगाई ही कि उनके हस्तक्षेप से दोनों देशों की ये जंग खत्म हुई, नहीं तो ये परमाणु जंग का भी रूप ले सकती थी। लेकिन उनके इस दावे ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में बढ़ावा हो रहा है, ऐसे में वो अमेरिका ही नहीं भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि इस रिपोर्ट पर अब तक भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका में गरमाए एप्स्टीन विवाद की। तो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से सवालों से घिरे हुए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग को लेकर भी ये आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप ने इसे जानबूझकर शुरू किया ताकि एप्स्टीन फाइल्स में हुए खुलासों से सबका ध्यान भटकाया जा सके। आप जानते हैं कि अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स के जितने दस्तावेज अब तक सार्वजनिक किए हैं, उनमें ट्रंप के साथ ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स, इंग्लैंड के पूर्व प्रिंस एंड्रयू समेत दुनिया भर की जानी मानी हस्तियों का नाम सामने आया है। इसे लेकर तमाम देशों में बवाल मचा हुआ है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस में भी इस पर तीखी बहस देखी गई। हालात ये हो गए कि बहस पूरी होने से पहले ही डेमोक्रेट सांसद सदन छोड़कर बाहर चले गए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेट सांसद न्याय विभाग के नेताओं की तरफ से जेफरी एप्स्टीन की फाइलों पर आयोजित एक बंद कमरे की ब्रीफिंग से हंगामा करते हुए बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि वे अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को शपथ के तहत इससे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेंगे, जिसने ट्रंप प्रशासन को झकझोर कर रखा है। दरअसल एप्स्टीन मामले की जांच पर न्याय विभाग के रवैये को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है। डेमोक्रेट्स के दबाव में ही ट्रंप ने इन फाइल्स को सार्वजनिक करने की मंजूरी दी थी, लेकिन जिस तरह कई दस्तावेज अब तक जारी नहीं किए गए, खासतौर पर वो दस्तावेज जिनमें ट्रंप से जुड़ी जानकारी शामिल है, इसे लेकर न्याय विभाग के प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में बढ़ती टकरार के बीच अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी और उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कैपिटल हिल में एक बैठक बुलाई ताकि इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। उनकी कोशिश थी दोनों दलों के बीच व्याप्त असंतोष को शांत करने की, लेकिन ब्रीफिंग शुरू होने के 1 घंटे से भी कम समय में ही डेमोक्रेट्स इस व्यवस्था के विरोध में बाहर चले गए। डेमोक्रेटिक सांसद मैक्सवेल फ्रॉस्ट ने तो यहां तक कहा कि हम उन्हें शपथ दिलाना चाहते हैं क्योंकि हमें उन पर भरोसा नहीं है। वहीं रिपब्लिकन अध्यक्ष और सांसद जेम्स कोमर ने डेमोक्रेट्स पर राजनीतिक दिखावा करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए, रिपब्लिकन्स के लिए यह जवाब पाने का मामला है, लेकिन डेमोक्रेट्स के लिए यह एक राजनीतिक खेल है और उन्होंने आज इसे साबित कर दिया। यानी अमेरिका में इस मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ गई है। कोमर भले ही डेमोक्रेट्स के रवैये पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन एप्स्टीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर डेमोक्रेट्स ही सवाल नहीं उठा रहे, बल्कि उनकी अपने पार्टी के सांसद भी उनकी परेशानी की वजह बन गए हैं। 5 रिपब्लिकन सदस्यों ने 14 अप्रैल को बॉन्डी को बयान देने के लिए पेश होने के लिए जारी किए गए समन का समर्थन करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ मतदान किया है। सांसदों ने न्याय विभाग पर बहुत सारी फाइलें छिपाने का आरोप लगाया है और पीड़ितों के बारे में मनमाने संपादन के लिए न्याय विभाग की भी कड़ी निंदा की। ऐसे में देखना यह होगा कि इस मामले में न्याय विभाग और ट्रंप के खिलाफ विपक्षी सांसद अब आगे क्या रुख अपनाते हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो दोनों देशों के बीच काफी वक्त से जंग छिड़ी हुई थी, जिस पर अब ब्रेक लग गया है। दरअसल काफी वक्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, जिससे दोनों ही देशों को काफी नुकसान भी हुआ। लेकिन अब इस जंग में अफगानिस्तान के हमले से पाकिस्तान की कमर टूटती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब वो अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अफगानिस्तान के अस्पतालों पर बम बरसाकर 400 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला पाकिस्तान अब ईद के नाम पर गिड़गिड़ाने लगा है। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के भारी दबाव के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीज फायर का दांव खेला है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने 5 दिनों तक हमले को रोकने का ऐलान किया है। तरार ने इसे इस्लामिक परंपराओं के तहत एक सद्भावना का संदेश बताया है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से एक भी ड्रोन या आतंकी हमला हुआ तो ये सीज फायर उसी वक्त खत्म मान लिया जाएगा और दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। अब दावा यह किया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई का डर और सऊदी अरब और तुर्की का दबाव हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए काबुल में अस्पताल पर किए गए हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई।
साथ ही अफगानिस्तान ने इस हमले का बदला लेने की कसम खा ली थी, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। वो चारों तरफ से घिरता दिखाई दे रहा था। अफगानिस्तान के जवाब से बचने के लिए अब पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की बात मान ली। इसके साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबी-उल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम भाईचारा निभाने को तैयार है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो अफगानिस्तान की फौज साहस के साथ जवाब देगी। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे रद अल जुल्म ऑपरेशन को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला ईद के पवित्र मौके को देखते हुए लिया गया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि अफगान जनता में पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है, जिससे सीज फायर के लंबे समय तक टिकने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या काबुल के कब्रिस्तान में दफन उन 400 लाशों का जख्म इतनी आसानी से भर पाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे 1 करोड़ साल पुरानी व्हेल की। तो हाल ही में पुर्तगाल के गैले फोंटेनहास बीच पर एक भयंकर समुद्री तूफान आया। लहरें इतनी तेज थीं कि उन्होंने तट की रेत और चट्टानों पर अपना कहर बरपाया। और जब तूफान थमा, लहरें पीछे हटी तो वहां जो दिखा उसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। वहां दबे हुए थे 1 करोड़ साल पुराने 2 विशालकाय व्हेल्स के कंकाल। ये वो दौर था जब इंसान का धरती पर नामो निशान तक नहीं था। आमतौर पर इतने पुराने अवशेष टुकड़ों में ही मिलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को व्हेल की खोपड़ी, जबड़े, रीढ़ की हड्डियां और पसलियां लगभग सही सलामत मिली। लोरेन्हास संग्रहालय की एक्सपर्ट कार्ला टॉमस और उनकी टीम के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्हें लहरों के दोबारा आने से पहले इन हड्डियों को सुरक्षित बाहर निकालना था। ये अवशेष लेट मियोसिन काल के हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सेटोथेरिडी परिवार की व्हेल है, जो अब लुप्त हो चुकी है। ये आज की बैलेन व्हेल की पूर्वज मानी जा रही है। बैलेन व्हेल मतलब वो व्हेल जिनके दांत नहीं होते, बल्कि वे पानी को छान कर अपना खाना ढूंढती है। अब हैरानी की बात तो यह है कि उस 100 मीटर के दायरे में सिर्फ व्हेल ही नहीं, बल्कि एक पूरा फॉसिल बेड यानी जीवाश्मों का जखीरा मिला है। वहां प्राचीन डॉल्फिन, कछुए, शार्क और समुद्री सीपियों के ढेर भी मिले। यहां तक कि समुद्री जीवों के बिल बनाने के निशान भी पत्थरों पर मौजूद है। फिलहाल इन अवशेषों को लैब भेजा गया है, जहां महीनों की मेहनत के बाद इनकी मिट्टी साफ की जाएगी और बहुत जल्द इन्हें किसी म्यूजियम में प्रदर्शित भी किया जाएगा, जिसके बाद हमें उस दौर की कहानी सुनने ही नहीं बल्कि देखने को भी मिलेगी, जब समंदर की दुनिया आज से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।